हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर के बारे में, जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि इसमें रिवीजन क्लास चलाई जा रही है और इसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने यूनिट 3 में आज हमें लास्ट जो चैप्टर है वो रिवीजन करना है। तो चलिए देखते हैं लास्ट जो हमारा ये चैप्टर है ये कौन सा टॉपिक है। इसमें आप देख रहे हैं क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कि क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां क्या हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग रक्त विकार के बारे में भी जानेंगे। ब्लड डिसऑर्डर क्या होता है ये भी हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आप लोगों को एक बार फिर से बता दें कि ये जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, ये आपके डीएड डिप्लोमा के, चाहे वो बच्चा एचआई से डीएड कर रहा हो, चाहे वीआई से या फिर वो आईडीडी से, तीनों ट्रेड के बच्चे यानी कि ऑल स्टूडेंट के लिए ये कोर्स होता है, कॉमन कोर्स होता है। तो ये सभी को पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने इस 3.5 चैप्टर की, जिसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय की 4 जुलाई 2018 की अधिसूचना में क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के द्वारा जो कहा गया है वो ये है कि ऐसी स्थितियां बनाई गई हैं जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रूप में ये कहा गया है कि एक तंत्रिका तंत्र की बीमारी है ये, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की जो हड्डी होती है, इन तंत्रिकाओं या कोशिकाओं में अक्ष तंतु के चारों ओर माइलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे तंत्रिका का विघटन होता है और तंत्रिका की जो क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है। यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है उसकी जो क्षमता है जब वो प्रभावित होने लगती है तो किसी भी प्रकार से वो सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं कर पाती है, उसमें बाधा आती है। और रीढ़ की हड्डियों के माध्यम में जो कोशिकाएं होती हैं या तंतु होते हैं या अक्ष तंतु होते हैं, वो एक तरीके से न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम आता है उसमें यही ज़्यादातर अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब इनमें गड़बड़ी पाया जाएगा तो वहीं पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पाया जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि अगर इनकी जो कोशिकाएं हैं, तंत्रिकाएं हैं, इनमें किसी भी प्रकार का विकार पाया जा रहा है तो सूचनाओं का आदान प्रदान वहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्किंसंस रोग का। तो ये भी एक तरीके से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आता है। पार्किंसंस रोग का अर्थ ये होता है कि तंत्रिका तंत्र की एक जो प्रगतिशील बीमारी है, इसमें एक प्रकार से अगर कंपन हो रहा है, कंपकपी हो रही है, या मांसपेशियों की कठोरता और धीमी हो जा रही है, या अनिश्चित गति से इसको चिन्हित किया जा रहा है, जो मुख्य रूप से मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित ज़्यादा करती है, जो मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया के पतन और कमी से जुड़ी होती है। यानी कि जो मस्तिष्क में बेसल्स होते हैं, गैंग्लिया पाया जाता है, अगर उसमें क्षति पाई जा रही है तो ऐसे में देखा जाता है जो मध्यम वर्ग के होते हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें अक्सर पार्किंसंस रोग दिखाई देता है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दिखाई देता है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के कारण क्या होते हैं। तो कंडीशंस क्या है इसकी। तो इसमें जो कंडीशंस होते हैं इसमें बहुत सारे क्षति और विकार के कारण ये सारे कंडीशंस उत्पन्न होते हैं, जो कि बहुत कम समय के लिए भी होता है और बहुत बहुत ज़्यादा समय के लिए भी ये प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य और उसकी जो कार्यप्रणाली होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जो उसका कार्य करने की क्षमता होती है उसमें अक्सर कमी देखने को मिल जाती है या फिर उसमें पूर्ण तरीके से बदलाव भी देखने को मिलता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल जो स्थितियां होती हैं उसमें और भी जो रोग हैं वो भी शामिल होते हैं, जैसे कि पार्किंसंस रोग।
पार्किंसंस रोग जो है ये भी न्यूरोडाइजाइन सेल्स की कमी के कारण होता है, जिससे जो शरीर की गतिविधियां होती हैं उनमें कमी पाया जाता है और ये एक तरीके से शिथिलता में आ जाती है, यानी कि शिथिल हो जाती है, कार्य करने में उतनी एक्टिव नहीं रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अल्जाइमर रोग। तो अल्जाइमर रोग क्या होता है कि ये दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं अक्सर उनको मार देती है या उनका विघटन कर देती है, जिससे जो व्यक्ति में याद करने की क्षमता होती है या जो तर्क करने की, सोचने की क्षमता होती है, अक्सर उसमें कमी देखने को मिलती है। इसी में आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी शामिल होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के इम्यून सिस्टम के खिलाफ में एक उत्तराधिकारी प्रतिक्रिया के कारण होता है, जिससे जो न्यूरॉन की माइलिन शीथ होता है उसके विघटन की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसमें तंत्रिकागत कार्यप्रणाली में अक्सर खराबी पाया जाता है, यानी कि जो तंत्रिकाएं होती हैं वो अच्छे से सूचनाओं का आदान प्रदान यहाँ पे नहीं कर पाती हैं। एपिलेप्स ये क्या है? एपिलेप्सी जो होता है ये भी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में जो गड़बड़ी होती है उसकी जो गतिविधियाँ उत्पन्न होती हैं उसमें उसी के कारण ये उत्पन्न होती है। ये चाहे आकस्मिक रूप से भी हो सकता है या असामान्य आक्रमण के कारण भी आदमियों में या कह लीजिए बालकों में दिखाई देता है। हैटिंगटन की बीमारी, हैटिंगटन की बीमारी जो है ये भी आनुवांशिक जेनेटिक प्रॉब्लम होता है और इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं इनकी मौत हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे के बोलने चालने में, विचार करने में, चलने फिरने में अक्सर परेशानी देखने को मिलता है। इसके साथ ही हम बात करें तो इरिटेबल बाउल स्क्लेरोसिस, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एलएस होता है यानी कि इरिटेबल बाउल स्क्लेरोसिस, ये इसका फुल फॉर्म। इसमें भी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, मांसपेशियां अक्सर कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति या बालक में अक्सर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आइरिटेड मूड सिंड्रोम, तो इसका मतलब ये होता है आईबीएस एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की एक समस्या होती है जिसमें पेट दर्द, अपच व बार बार बाथरूम जाने की इसमें आशंका बनी रहती है। माइग्रेन क्या होता है? तो माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द होता है, बीमारी होती है, अक्सर इसमें उल्टियाँ होती हैं और जो संवेदनशील की भावना होती है अक्सर वो खत्म होते दिखाई देती है। उसके बाद न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी का मतलब ये होता है कि इसमें भी न्यूरॉन्स की क्षति हो जाती है या न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं, जिससे जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है और ऐसे बहुत से कारण हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में आपके भूमिका निभाते हैं, जिसमें जेनेटिक भी है, इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया भी है, वायरल इन्फेक्शन भी है और जीवाणु द्वारा संक्रमण भी होता है। ये सभी चीज़ें इसमें अपनी मुख्य भूमिका निभाती हैं। अब हम बात करेंगे क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल स्थितियों की रोकथाम के उपाय। इसको हम कैसे निवारण कर सकते हैं, इसका उपाय क्या है? तो इसमें सबसे पहले जो भी व्यक्ति को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले स्वस्थ आहार यानी कि संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए, जिसमें फल, सब्जियां, अन्न, दाल, प्रोटीन, पोषक तत्व ये सभी सही मात्रा में मौजूद हों। नियमित उसको व्यायाम करते रहना चाहिए, इससे उसका मस्तिष्क का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और तंत्रिका तंतु में भी उसके सुधार होता है। और योग प्राणायाम करने से ध्यान कहीं ना कहीं एक जगह एकाग्र होने में बहुत ज़्यादा वहाँ पे सहायता मिलती है व्यायाम करने से। आवश्यक दवाओं का सेवन, आप बिना चिकित्सक के परामर्श के कोई दवाओं का सेवन न करें, ना बच्चे को करने दें। दिनचर्या और समय प्रबंधन, अपनी दिनचर्या के अनुरूप ही सारे कार्य करें और बहुत ज़्यादा आप लोग कभी हैवी काम कर देते हैं, कभी काम नहीं करते हैं, तो इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का असर ना पड़े। नेक्स्ट है स्ट्रेस लेना। तो स्ट्रेस भी एक तरीके से ये होता है कि ये ध्यान को एक जगह नहीं लगने देता है। स्ट्रेस कम करने के लिए आप कुछ मनोरंजक कार्य करते रहें। सामाजिक समर्थन, परिवार के द्वारा और दोस्त के द्वारा, अन्य संबंधों के द्वारा अगर आप लोगों को समर्थन मिल रहा है तो
ऐसे में क्या होता है कि परिवार का समर्थन, दोस्तों का समर्थन अगर आपके साथ में है तो फिर सामाजिक समर्थन भी आपका उत्थान करेगा। नेक्स्ट है नियमित चेकअप। अगर आप न्यूरोलॉजिकल की प्रॉब्लम हो रही है, उसको बराबर आप वहाँ नियमित रूप से चेकअप करवा रहे हैं तो उसका उपचार संभव है। नियमित नींद लेना, यानी कि पर्याप्त नींद लेना, 8 घंटे 6 घंटे आप नींद भरपूर लें, ऐसे में फिर समस्या नहीं आती है। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां अक्सर व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक बनी रहती हैं और इनका उपचार आमतौर पर ब्रेन स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिकल जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके साथ में किया जाता है और इसमें आमतौर पर दवाएं या थेरेपी या स्वास्थ्य की जो निगरानी होती है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे संभावित होती हैं, यानी कि सारे चीज़ों पे ख्याल रखा जाता है। अब इसमें प्रकार हम देखेंगे क्रोनोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के, तो इसमें आप प्रकार देख सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रकार हैं जिसमें अल्जाइमर रोग है, पार्किंसंस रोग है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एपिलेप्सी है और उसके बाद मायास्थेनिया ग्रेविस है और मायोक्लोनिक डिसऑर्डर है। ये 6 इसके प्रकार हैं। फिर इसके बाद आगे और देख लीजिए, और भी हैं इसमें। हेडेक, ये भी आपका एक तरीके से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अल्सर्स और उसके बाद स्किज़फ्रेनिया, हैटिंगटन की बीमारी, ये 10 प्रकार आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आते हैं। न्यूरोलॉजिकल जो स्थितियां बनती हैं ये अक्सर व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक बनी रहती हैं और इसका जो उपचार होता है आमतौर पर ब्रेन स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। दवाओं के द्वारा, थेरेपी या स्वास्थ्य की जो निगरानी होती है, ये सभी चीज़ें इसमें जब भरपूर किया जाता है, नियमित रूप से किया जाता है, तब इसको ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा रक्त विकार, ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर की परिभाषा हम जानेंगे WHO के अनुसार। तो WHO का क्या कहना है? इसका कहना ये है कि जो रक्त विकार है उसे रक्त रोग भी कहा जाता है, यानी कि हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर एक प्रकार की चिकित्सा अवस्था होती है जिसमें रक्त के घटकों की, जैसे कि रक्त कणिकाओं, कोशिकाओं और प्लेटलेट्स, यानी कि सामान्य कार्यक्षमता से अविश्वसनीय विभिन्नताएं इसमें होती हैं या विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे कि आनुवंशिक लक्षण, संक्रामक रोग तथा विटामिन और खनिजों की कमी। रक्त विकार रक्त के बनने, नष्ट होने और परिसंचरण की प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं और यह एक तरीके से व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, जिससे उन्हें रक्त की कमी या गंभीर जलन उनके पेट में होता है और अन्य स्वास्थ्य से संबंधी समस्याएं उनमें देखने को मिलती हैं। रक्त विकार का जो उपचार है वो व्यक्ति के रक्त की विशिष्ट समस्याओं को उसका स्तर देखते हुए किया जाता है और ये चिकित्सक के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किस प्रकार का उसको उपचार चाहिए। इसके कारण क्या हो सकते हैं? केसेस ऑफ ब्लड डिसऑर्डर, तो इसमें देखेंगे कि रक्त जो होता है या खून जो होता है मनुष्य शरीर का एक अभिन्न अंग होता है। इसको हटाने से मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। ये हृदय के साथ साथ शरीर के हर एक हिस्से तक खाने से पोषक पदार्थों तक या तत्वों तक ये पहुंचाता है, किंतु शरीर में आई कुछ जो कमियां होती हैं ये खून के अशुद्ध हो जाने से भी हो जाता है या फिर खून को अशुद्ध कर देता है। खून के अशुद्ध होने पर खून में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी मात्रा बेहद कम हो जाती है, जिससे आगे चल करके ब्लड डिसऑर्डर होता है। ये घातक समस्या उत्पन्न कर सकता है और इसे ही रक्त विकार कह सकते हैं हम, क्योंकि हीमोग्लोबिन खून के साथ पूरे शरीर में मौजूद होता है और ये अशुद्ध होने का प्रभाव भी पूरे शरीर पर ही पड़ता है। यानी कि हीमोग्लोबिन अगर शरीर में कम है तो इसका एक तरीके से अशुद्ध जो इफ़ेक्ट होता है वो शरीर पे अक्सर देखने को मिल जाता है। इसमें आपके क्या क्या कारण बन सकते हैं? तो इसमें आपका सबसे पहले आनुवंशिक कारण बन सकता है। इसमें परिजनों में उनके रक्त विकार किस प्रकार से हुए हैं उसका अक्सर बच्चों में देखा जाता है, जिसमें रक्त विकार के रूप में थैलेसीमिया ये आनुवंशिक बीमारी होता है जो कि बच्चों में अक्सर देखा जाता है। कमज़ोर लीवर, वीक लीवर, इससे भी अशुद्ध जो रक्त होता है उसको शुद्ध जो करता है। यदि मनुष्य का लीवर खराब हो जाए तो खून भी साफ नहीं होगा और इससे रक्त विकार का कारण
मनुष्यों में देखने को मिलेगा। अस्वस्थ आहार, अच्छे से आहार नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा तला भुना खा रहे हैं, बासी खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले सब खा रहे हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं अशुद्धता होगी शरीर में और रक्त विकार पैदा होगा। आगे बात करेंगे मधुमेह। मधुमेह जो होता है, इससे भी खून में मिठास बढ़ जाती है, तो रक्त अशुद्ध हो जाता है और वहाँ पे आपको ब्लड डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। टेंशन लेने से भी खास तौर पर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी हाई लेवल पे हो जाता है, जिससे उसमें बहुत सारे कमी देखने को मिलता है और वो ब्लड डिसऑर्डर का कारण बनता है। आगे बात करें तो पानी की कमी के कारण भी खून जो होता है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, शुद्ध नहीं होता है अच्छे से। उसका वहाँ पे जो लीवर में सफाई का काम होता है, शुद्ध होता रहता है रक्त, वो चीज़ें नहीं हो पाती है। रक्त विकार के निवारक उपाय अब हम इसमें देखेंगे कि प्रिवेंटिव मेजर ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। तो रक्त विकार के निवारक उपायों को समझने के लिए आपको दिनचर्या, आहार और जो जीवन शैली होती है आपकी, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जिससे रक्त विकार में जो गंभीर समस्या आती है उस चीज़ से निजात पाया जा सके। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना आहार संशोधन करना होगा, यानी कि जो उपामार्जन आहार है उस चीज़ को आपको अपने संतुलित आहार में शामिल करना होगा, जिसमें फल, सब्जियां, दाल, पूरी, अन्न और प्रोटीन ये सभी इसमें शामिल हों। विटामिन और खनिजों की पूर्ति, यानी कि अपने आहार में विटामिन सी, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, आयरन ये सभी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। साफ पानी पीते रहना चाहिए हमेशा। हानिकारक आदतों से बचाव करना चाहिए, जैसे कि अल्कोहल हुआ, धूम्रपान करना हुआ, या कुछ तंबाकू खाना, ड्रग्स वगैरह लेना, तो ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए। हमेशा व्यायाम और व्यस्त शैली रखना चाहिए, क्योंकि नियमित व्यायाम करने से, योग प्राणायाम करने से, व्यायाम करने से जो रक्त का संचार होता है वो अच्छे से रहता है, उसका संचालन होता रहता है। स्ट्रेस प्रबंधन की तकनीक को भी सीखना चाहिए, जिससे हमारा जो ब्लड डिसऑर्डर है वो ना होने पाए। दिनचर्या को नियमित रखना चाहिए, चेकअप कराते रहना चाहिए, ब्लड वगैरह भी चेक कराते रहना चाहिए, शुगर चेक कराते रहना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार से ब्लड डिसऑर्डर ना हो पाए। इसमें जो भी दवाएं आप लें उसको हमेशा डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। स्वास्थ्य का संरक्षण करना चाहिए, इसमें चोटों से या और जो हानिकारक चीज़ें होती हैं शरीर के लिए, उन सभी के हो जाने पर अक्सर जो चिकित्सक डॉक्टर होते हैं उनके साथ में परामर्श लेते हुए तभी आपको दवाओं का सेवन करना चाहिए। नियमित रक्तदान और उपचार। रक्तदान करने के आदर्श और आपके स्वास्थ्य का यहाँ पे विशेष ख्याल रखते हुए ही रक्तदान करना चाहिए, नहीं तो बाद में चल कर के फिर जो रक्तदान आप कर रहे हैं उसके बाद में आपके अंदर भी ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है। डॉक्टर की सलाह के बिना आपको किसी भी प्रकार से रक्तदान नहीं करना चाहिए और उनके ही सुझाव पर ही आपको सारे कार्य करने चाहिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो दवाओं का सेवन हुआ या रक्तदान करना हुआ या फिर रक्त का पुनर्चक्रण हुआ, यानी कि रक्त को पुनः आपके शरीर की ज़रूरत है तो चढ़ाना हुआ, या फिर ब्रेन स्पेशलिस्ट हुआ, ये सभी चीज़ें अगर इसमें शामिल हो रही हैं तो उसमें आपको चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। अब देखेंगे इसके प्रकार। तो इसमें सबसे पहले आता है एनीमिया। एनीमिया जो होता है ये रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। ये जो रोग है एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है शरीर में। ये जो पर्याप्त ऑक्सीजन होता है ये पहुंचने में अक्सर शरीर में समस्या होती है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया, ये साइक्लिंग एनीमिया, ये सभी इसमें शामिल होते हैं जो कि आपके एनीमिया के ही पार्ट हैं। उसके बाद हाइपरटेंशन, रक्तचाप विकार, ये अक्सर आम आदमी की स्थिति होती है जिसमें रक्त की जो दीवारें होती हैं उस पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे दिल को काम करने में कठिनाई होने लगती है और इसमें अक्सर रिस्क बढ़ जाता है और हृदय रोग और अन्य न्यूरोलॉजिकल स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हीमोफीलिया
जैसा कि आपको पता ही होगा, ये आनुवांशिक बीमारी होती है, रक्तदान समस्या होता है। इसमें रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं जम पाता है। अगर कहीं चोट लग गया या कट गया तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, और कभी कभी अगर ज़्यादा चोट लग गया तो ऐसे में मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। थाइलेसीमिया के भी आनुवांशिक रोग होता है। इसमें भी हीमोग्लोबिन जो होते हैं असामान्य रूप से पाए जाते हैं, और एक तरीके से इसमें जो हीमोग्लोबिन होती है या रक्त कणिकाएँ होती हैं वो कम हो जाती हैं, जिसके कारण मनुष्यों में या बालकों में थाइलेसीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसका मतलब ये होता है इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण रक्त का जो थक्का होता है वो अक्सर नहीं जम पाता है और रक्तस्राव होता रहता है, जिससे जिस भी व्यक्ति को चोट लगी हो तो उसकी मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। रक्त कैंसर का मतलब ये होता है कि इसमें असामान्य घटक होते हैं, बहुत सारे इसमें विषाणु आ जाते हैं, जो कि जैसे कि ल्यूकोमिया, मायलोमा और लिम्फोमा। तो ये सब बहुत तेज़ी से अटैक करते हैं और शरीर में काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं, जिसके कारण रक्त कैंसर होता है, ब्लड कैंसर। अब हम बात करेंगे रक्त कणिका की रक्तचाप। इसमें जो रक्त कणिकाएँ होती हैं इनकी बढ़ती हुई संख्या के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा साइटोपिनिया। तो स्केल सेल डिजीज जिसको बोलते हैं, ये भी एक तरीके से आनुवांशिक कारण होता है, और इसमें रक्तदान की समस्या होती है। हीमोग्लोबिन अगर असामान्य हो जाते हैं और ज़्यादा बनने लगते हैं, कम हो जाते हैं, तो इससे भी दिक्कत आती है। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी, जहाँ पे आप सभी लोगों को जो स्टडी कराई जाएगी स्पेशल तरीके से कराई जाएगी। अभी आप लोगों को रिवीजन क्लास मिल रहा है, कुछ ही टाइम बाद आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह मिलने लगेंगे, चाहे वो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे आपके लघुत्तरीय हों, चाहे विस्तृत हों, आपको तीनों माध्यम में मिलेंगे, चाहे वो आपके ऑप्शनल हों या फिर आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, सब आपको इसी चैनल के माध्यम से अवेलेबल होंगे। तो आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जहाँ कहीं ना समझ में आए तो कमेंट भी करें, और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, आप लोगों का क्या अच्छे से रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सब चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग जब भी मिलेंगे तो अब हम लोग मिलेंगे यूनिट 4 के साथ में। आप देख रहे हैं प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप, ये हमारा अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, ये हमारा चैप्टर है, और इकाई 4 है ये हमारा, यानी कि यूनिट 4। अब हम इसको रिवीजन करेंगे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी 5 चैप्टर दिए गए हैं, और ये पाँचों चैप्टर हम रिवीजन करेंगे, जिसमें हम प्रारंभिक पहचान, हस्तक्षेप, आवश्यकता, महत्व, क्षेत्र, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर क्रॉस डिस्पल्टी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ऐसे ही ये सारा हम लोग जो पाँचों चैप्टर है इसको हम लोग रिवीजन करेंगे, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग फिर इसी से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को समय समय पे सारी चीज़ें मिलती रहें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग 4.1 को रिवीजन करते हुए।